जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर बात हो रही है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की। तो याद रखिएगा, ये जो दिवस है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब क्यों मनाया जाता है यह दिवस? तो भ्रष्टाचार के प्रति, यानी कि जो भ्रष्टाचार होता है उसके विरोध में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस होता है 9 दिसंबर को। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो कि 2003 में हुआ था, उसी के दौरान इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है, थीम आप जरूर याद रखेंगे। इस बार की थीम है रिकवर विथ इंटीग्रिटी। क्या है? रिकवर विथ इंटीग्रिटी इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम है। और आपको ध्यान रखना है कि अभी जो भ्रष्टाचार के ऊपर रिपोर्ट आई थी उसमें हमारा देश एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में पहले स्थान पर रहा था। और एक हमारा होता है ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें भारत इस वर्ष 80वें स्थान पर रहा है चाइना के साथ में। तो ये रिपोर्ट भी आप याद रखेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहां पर शीर्ष स्थान मिला है एंजेला मर्केल को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हाल ही में जो अमेरिका के बिजनेस पत्रिका है जिसका नाम है फोर्ब्स, उसी के द्वारा दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई। तो इसमें एंजेला मर्केल दुनिया की सबसे ताकतवर महिला रहीं, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। इसके अलावा दूसरे स्थान पे यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लगार्डे, ये रही हैं। और अमेरिका की जो अभी उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस, वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में तीसरे स्थान पर रही हैं। तो पहले 3 नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश की जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वह इस सूची में सबसे ताकतवर भारतीय महिला हैं। ये हैं यहाँ पर 41वें स्थान पे। और बायोकॉन कंपनी की जो संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं किरण मजूमदार-शॉ की, वह इस सूची में रही हैं 68वें स्थान पे। तो याद रखिएगा, सबसे ताकतवर महिला हैं एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी देश की चांसलर हैं। अगला प्रश्न है, यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का जो आयोजन है यह किस देश में किया जाएगा? तो विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है इसका आयोजन होगा सिंगापुर में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब विश्व आर्थिक मंच के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। मैं आपको पहले ये बता चुका हूं कि जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक होती है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है स्विट्जरलैंड के दावोस में। कहां पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में। लेकिन इस वर्ष यानी कि 2021 में इसका आयोजन कोविड-19 के कारण सिंगापुर में किया जाएगा, ऐसी घोषणा विश्व आर्थिक मंच ने की है। अब इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आयोजन है उसको टाला गया था। तो टाल करके किया गया था इसे ल्यूसनबर्गन स्टॉक में 13 से लेकर के 16 मई 2021 तक। लेकिन अब यहां पर एक बार फिर से इसको टाल दिया गया है। तो अब ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका आयोजन होगा सिंगापुर में। थीम अच्छा इसकी क्या थी? तो थीम थी द ग्रेट रिसेट। तो थीम भी आपको याद रखनी है। और WEF की स्थापना के बाद में ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि जब इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के बाहर किसी स्थान पर हो रहा है। इससे पहले वर्ष 2002 में WEF की जो वार्षिक बैठक है इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पहली बार स्विट्जरलैंड के बाहर न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ था और अब दूसरी बार 2021 में इसका आयोजन सिंगापुर देश में किया जाएगा। WEF इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। कब? जनवरी 1971 में। मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के क्लॉगनी में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश से स्मैश 2000 एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दिया है? तो ये जो स्मैश 2000 एंटी ड्रोन सिस्टम है इसे हम लोग खरीद रहे हैं इजराइल देश से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इजराइल की एक डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है स्मार्ट शूटर। क्या नाम है? स्मार्ट शूटर नाम की कंपनी है जिसके द्वारा हाई स्पीड ड्रोन को नष्ट करने के लिए स्मैश 2000 बनाया गया है। अब ये जो आप यहाँ पर गन देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं स्मैश 2000। और मुख्य रूप से ये हमारे किसी भी प्रकार के असॉल्ट राइफल में फिट की जाती है और इसके द्वारा अगर कोई भी हाई स्पीड उड़ता हुआ ड्रोन है तो उसे आसानी के साथ में नष्ट किया जा सकता है, जो इसकी खास बात है। रेंज की बात करते हैं तो 120 मीटर इसकी टोटल रेंज है, यानी कि 120 मीटर के दायरे में किसी भी उड़ते हुए ड्रोन को इस एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ में नष्ट किया जा सकता है। और हमारी भारतीय नौसेना को 2021 में इसकी डिलीवरी मिलेगी। तो याद रखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2020 में भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? या आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर 2020 में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लक्षद्वीप। तो हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिक्किम हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जो कि पूरी तरीके से जैविक फार्मिंग को करने वाला देश का पहला राज्य है। तो अब इसके बाद में आप ये ध्यान रखेंगे कि लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसके द्वारा अपने यहाँ पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? तो देखिए, जो हमारे यहाँ पर खेती होती है उसमें कई प्रकार के केमिकल का प्रयोग होता है, चाहे हम फर्टिलाइजर के रूप में बात करें या फिर हम लोग यहाँ पर कीटनाशकों के रूप में बात करते हैं। लेकिन खेती की हमारी वह विधि जिसमें हम किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो 2016 में सिक्किम हमारे देश का जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य बन गया था। और लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा वर्ष 2017 से ही जैविक फार्मिंग को पूरी तरीके से लागू करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए थे, क्योंकि जो भी आपके सिंथेटिक केमिकल हैं उनके बिक्री और उनके खरीद के ऊपर यहाँ के प्रशासन के द्वारा अक्टूबर 2017 में ही रोक लगा दी गई थी। तो अब हमारे यहाँ पर जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के अंतर्गत लक्षद्वीप को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एरिया घोषित किया गया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के अभी जो प्रशासक थे जिनका नाम था दिनेश्वर शर्मा जी, तो इनका भी अभी निधन हो गया है। तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो कि दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में प्रशासक हैं, उनको यहाँ पर लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के हिंद महासागर द्वीपीय खेलों का जो आयोजन है वह किस देश में किया जाएगा? तो ये जो हिंद महासागर द्वीपीय खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा मेडागास्कर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग हिंद महासागर द्वीपीय खेलों की बात करते हैं तो जो भी हमारे हिंद महासागर में द्वीपीय देश हैं उन देशों के बीच में इस खेल का आयोजन किया जाता है। तो 2023 में जो आपके हिंद महासागर द्वीपीय खेल होने वाले थे इनका आयोजन किया जाना था मालदीव में, लेकिन अभी जो हिंद महासागर आइलैंड गेम्स महासंघ है यानी कि इंडियन ओशियन आइलैंड्स गेम फेडरेशन है, उसके द्वारा यह घोषणा की गई कि मालदीव को इस खेल के आयोजन के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से सुविधाएं नहीं दी गई हैं और इसीलिए अब मालदीव के स्थान पे इसका आयोजन मेडागास्कर में किया जाएगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग मेडागास्कर की बात करते हैं तो अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्व में स्थित यह एक द्वीपीय देश है। राजधानी इसकी है एंटानानारियो और मुद्रा यहाँ की है मालागासी एरीरी। और जब भी मेडागास्कर का नाम आए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि डाइन नाम का चक्रवात आया था वर्ष 2020 में यहाँ पर, जिसके लिए हमारी नौसेना के द्वारा ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत की गई थी और हमने अपना शिप भेजा था जिसका नाम है INS ऐरावत। तो ये प्रश्न ऑलरेडी 2 से 3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में
कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है इसमें उड़ीसा रहा है शीर्ष स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब रिपोर्ट के बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रजा फाउंडेशन के द्वारा हमारे यहाँ पर शहरी प्रशासन रिपोर्ट को जारी किया गया। तो यहाँ पर रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहा है उड़ीसा, दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़। वहीं पर अगर हम लोग मणिपुर और नागालैंड राज्यों की बात करते हैं तो इस सूचकांक में उनका प्रदर्शन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा खराब रहा है। अब आइए समझते हैं कि ये जो हमारी रिपोर्ट है वह किसके आधार पर जारी की गई। तो जो प्रजा फाउंडेशन है इसके द्वारा पिछले 3 वर्षों के डेटा को एनालाइज किया गया और ये जो डेटा हैं वे आपके 28 राज्यों के 40 शहरों के ऊपर आधारित थे। तो यहाँ पर डेटा में ये देखा गया कि कौन सा भारत का राज्य ऐसा है जहाँ पर शहरी प्रशासन काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। तो आप याद रखेंगे कि उड़ीसा इसमें पहले, महाराष्ट्र दूसरे और छत्तीसगढ़ रहा है तीसरे स्थान पे। प्रजा फाउंडेशन के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2020 को भारतीय मोबाइल कांग्रेस यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन है वह किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो भारतीय मोबाइल कांग्रेस है इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसमें पीएम ने अपना उद्बोधन भी दिया है। अब आपको यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है कि भारत सरकार का जो दूरसंचार विभाग है उसके द्वारा सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और इस बार की थीम है इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 दिसंबर को किया गया था और ये 8 से लेकर के 10 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में किस संगठन ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 जीता है? तो ये पुरस्कार जीत लिया है इन्वेस्ट इंडिया ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड के द्वारा भारत के जो राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी है, यानी कि हमारे देश में निवेश को प्रमोशन करने वाली जो एजेंसी है जिसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया, इसको 2020 के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड दिया गया है। अब प्रश्न में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, चाहे संयुक्त राष्ट्र इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड की बात की जाए या फिर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड की बात की जाए, दोनों एक ही हैं और इसे 2020 में दिया गया है इन्वेस्ट इंडिया को। अंकटाड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई है। मुख्यालय इसका है जिनेवा में और अध्यक्ष इसके हैं मुकेशा कितुई। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे की। तो याद रखेंगे आप कि ये जो हमारा दिवस है प्रत्येक वर्ष होता है 10 दिसंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो वैश्विक स्तर पर प्रत्येक व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और जो भी पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संवर्धक हैं या फिर उनके संरक्षक हैं, उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1948 की बात है और 1948 में जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उसके द्वारा मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था और इसी को चिन्हित करने के लिए 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। थीम इस बार की ध्यान रखेंगे आप, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, और ये इस बार की थीम है। देखिए, दिवस के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब भी किसी दिवस का नाम आए तो मुख्य रूप से आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी होती हैं। पहली चीज़ कि वह दिवस मनाया कब जाता है और दूसरी चीज़ इस वर्ष उसकी थीम क्या है। और अगर थीम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इनमें से किस खेल को टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 3 खेलों को टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल किया गया है और ये 3 खेल हैं
स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन डी उपरयुक्त सभी करेक्ट होगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है जिसका मुख्यालय आपको लोजेन शहर में मिलेगा, इसकी एक बैठक हुई और इस बैठक के दौरान यहाँ पर घोषणा की गई कि स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग नाम के जो खेल हैं इनको हम लोग जापान के टोक्यो में होने वाले 2021 के ओलंपिक में शामिल कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 3 खेल हमारे टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होगा इसमें ब्रेकिंग नाम के एक खेल को शामिल किया गया है। तो ये खेल भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक डांस का फॉर्म है अमेरिका के और उसी पर आधारित होता है ब्रेकिंग खेल। तो ब्रेकिंग नाम का जो खेल है ये शामिल होगा 2024 के पेरिस ओलंपिक में। और जो हमारे ये 3 गेम हैं यानी कि स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये आपके शामिल होंगे 2021 के टोक्यो ओलंपिक में। तो यहाँ पर इनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पार्थिव पटेल जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ये आपके एक क्रिकेटर हैं और इनके बारे में जो क्रिकेट वाले होंगे उनको तो जरूर पता होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के ये सबसे कम उम्र के विकेट कीपर बने थे। मात्र 17 वर्ष की आयु में एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में भारतीय टीम में ये शामिल हुए थे। हालांकि इनका कैरियर बहुत ही ज़्यादा बेहतर आप नहीं कह सकते एक दिवसीय प्रारूप या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत के लिए इन्होंने कुल मिलाकर के 25 टेस्ट खेला, 38 एक दिवसीय मैच खेला, 2 T20 मैच खेले और अब जाकर के पार्थिव पटेल ने यहाँ पर सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूरोपीय लीग में गोल करने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी? तो पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं, इनका नाम है बाला देवी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब अगर आपको याद हो फरवरी या मार्च का करंट अफेयर, तो उस दौरान हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं जो कि किसी विदेशी फुटबॉल क्लब से जुड़ी हैं, यानी कि इनके पहले कोई महिला खिलाड़ी ऐसी नहीं थी जो कि किसी विदेशी फुटबॉल क्लब से जुड़ी हो। तो रेंजर्स नाम का फुटबॉल क्लब है, उसने इनको अपनी टीम में शामिल किया था। तो इस समय स्कॉटिश प्रीमियर लीग चल रहा है जो कि फुटबॉल का एक मैच होता है और इसी दौरान बाला देवी के द्वारा रेंजर्स फुटबॉल क्लब की ओर से एक गोल किया गया और इस प्रकार से भारत की ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई है फुटबॉल में जिन्होंने यूरोपीय लीग में गोल किया है। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग बाला देवी की बात करते हैं तो ये मणिपुर राज्य की फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बाला देवी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो WHO के पहले CEO बन गए हैं, इनका नाम है अनिल सोनी। क्या नाम है? अनिल सोनी। अब आप ज़्यादा खुश मत होइएगा, ये है भारतीय मूल के, भारत के नहीं है। तो भारतीय मूल के एक अमेरिकी डॉक्टर हैं जिनका नाम है अनिल सोनी और अब इनको WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहले आइए ये जानते हैं कि WHO फाउंडेशन क्या है। अब WHO के बारे में आप सभी ने सुना होगा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा और जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रस अधनॉम। तो इन्हीं के द्वारा यानी कि WHO के द्वारा मई 2020 में एक नए संगठन के गठन की घोषणा की गई थी और इसी का नाम है WHO फाउंडेशन। तो यह एक प्रकार का NGO है जो कि वैश्विक स्वास्थ्य समुदायों के साथ में मिलकर के काम करेगा और इसी के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं यानी कि पहले CEO बनाए गए हैं भारतीय मूल के डॉक्टर अनिल सोनी, जो कि एक वैश्विक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। तो ये बन गए हैं पहले CEO और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दिसंबर 2020 में किस स्पेस एजेंसी का हायाबुसा 2 वापस पृथ्वी पर लौटा है? तो हायाबुसा 2 ये मिशन है जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बात करते हैं पहले हायाबुसा 2 मिशन क्या है। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, इसके द्वारा एस्ट्रॉयड राइगू के अध्ययन के लिए 2014 में हायाबुसा 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। तो हायाबुसा 2 मिशन ये गया राइगू एस्ट्रॉयड के ऊपर, वहाँ पर इसने सैंपल को कलेक्ट किया और पिछले साल 2019 में ये लौटना शुरू किया था। तो अब ये जो
मिशन है, यानी कि यहाँ पर जो कैप्सूल भेजा गया था वह कैप्सूल अब सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया है और इस दौरान इसने रायगू नाम के एस्ट्रॉयड से नमूने को भी एकत्रित किया है। तो ध्यान रखिएगा, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का मिशन हायाबुसा 2। आखिरी प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस देश की सरकार ने करोड़पतियों के ऊपर टैक्स लगाने की घोषणा की है, यानी कि जो वहां के रिच पर्सन हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा कर दी है अर्जेंटीना की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये टैक्स लगाया क्यों गया, तो आप ध्यान रखेंगे कि कोविड-19 महामारी के कारण यहाँ पर सरकार के द्वारा जो भी उस देश के करोड़पति लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है। तो सरकार ने ये कहा है अर्जेंटीना की कि ऐसे लोग अर्जेंटीना में जिनके पास में वार्षिक आय 200 मिलियन पैसों से ज़्यादा है, यानी कि हमारे यहाँ के लगभग 18 करोड़ से ज़्यादा है, उनके ऊपर 3.5% का टैक्स कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लगाया जाएगा। तो ये घोषणा की है अर्जेंटीना की सरकार ने। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अर्जेंटीना, जो कि उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया और चिली के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी आपको मिलेगी ब्यूनस आयर्स में। और अगर हम लोग इनके वर्तमान राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इनका नाम है एल्बर्टो फर्नांडेज। क्या नाम है? एल्बर्टो फर्नांडेज। तो ये हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। अब आइए कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में भी जान लेते हैं जिनसे संभवतः आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में चीन ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को लॉन्च किया है। किसने? चीन के द्वारा यहाँ पर गोफेन 14 नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। आरबीआई के द्वारा अभी महाराष्ट्र का जो कराना सहकारी बैंक है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब ये जो हमारा बैंक है वह आप कह सकते हैं दिवालिया हो चुका है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने बैंक में अपने पैसे जमा किए हैं और उस स्थिति में बैंक कोई दिवालिया होता है तो आपको अधिकतम 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे, चाहे आपके द्वारा जमा की गई राशि कितनी भी हो। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हमारे यहाँ पर जैव ईंधन विकास के लिए, यानी कि जो हमारा बायोफ्यूल होता है इसके डेवलपमेंट के लिए $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा 2.5 मिलियन के तकनीकी सहायता को मंजूरी दी गई है। एनटीपीसी, हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की। तो इनके द्वारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जिसे हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा भोपाल में, इनके साथ में एक समझौता किया गया है। समझौता क्या है? तो इस समझौते के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में जो नर्मदा नदी बहती है उसके पुनर्स्थापना के लिए एक परियोजना है और इसी के लिए यहाँ पर एनटीपीसी ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के साथ में समझौता किया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है वह जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो ये घोषणा भारत सरकार ने की है। उत्तराखंड की जो सरकार है इन्होंने अभी 5 स्टार विलेज पोस्टर योजना की शुरुआत की है। किसने? उत्तराखंड की सरकार ने ये शुरुआत की है। 5 स्टार विलेज योजना क्या है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि ये योजना है क्या और सबसे पहले किस राज्य में ये शुरू हुई थी। शिपिंग मंत्रालय, जिसका हाल ही में नाम बदल दिया गया है। तो इस मंत्रालय के द्वारा अयोध्या में जो सरयू नदी है वहां पर रामायण क्रूज सेवा को शुरू करने की घोषणा की गई है, या आप कह सकते हैं शुरुआत कर दी गई है। क्रूज सेवा क्या है? तो यहाँ पर जो हमारे शिप उप होते हैं उनके माध्यम से थोड़ा सा लोगों को सरयू नदी में भ्रमण कराया जाएगा। और राजस्थान राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डीबी गुप्ता को नियुक्त कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ हमारे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बाकी इस महीने में 2 दिन के करंट अफेयर्स का गैप हुआ है, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपको डेली करंट अफेयर के जो वीडियो हैं उसी में उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करा दूंगा। और जैसा कि मेरा पहले भी रिकॉर्ड रहा है कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मेरे करंट अफेयर के प्रश्न मिलते हैं, तो वो आपको उसी प्रकार से मिला करेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था कि चेतन आनंद, जिन्हें ट्रांसफॉर्म ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा ये आपके बैडमिंटन के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं और इन्हीं को अभी ट्रांसफॉर्म ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पिक में भी आप लोगों ने देख लिया होगा इसका आंसर क्या था। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच में
कहां पर स्लीनेक्स 2020 संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बता सकते हैं और आपसे जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होगी वह आपको इसी चैनल यानी कि केवी गुरुजी के ऊपर ही मिला करेगी। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।